हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपने अभी हमारी जो प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन बींग्स में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आपने पढ़ा था तो पहले मैंने समझाया था आपको कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को। उसके बाद में हमने टेस्टीज, जिसे हम वृषण बोलते हैं, वृषण के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और वृषण के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में डिटेल में आपने पढ़ लिया था। Or I have already explained in the previous video that spermatogenesis, the gametogenesis in the male taking place into the primary sex organ, that is the testes. यानी कि वृषण के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, मीन्स द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इन द ह्यूमन बीइंग। तो आप जो पिछली क्लासों को जो पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमारे पास में, जब यहां पर आप क्लास को जब अटेंड कर रहे हो, एक चीज का बेसिक ध्यान रखें, हड़बड़ाहट ना करें, सिलेबस को बहुत ज्यादा फास्ट करने की कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ने से भी इंसान गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है, जिस टॉपिक को जिस तरीके से धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उन बातों को समझते हुए चलना है। आपको मैंने बताया कि टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ट्यूब्यूल्स होती है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, रेता नलिकाएं बोलते हैं हिंदी में। बहुत सारी ट्यूब्यूल्स है, ये मैंने आपको प्रीवियस में डायग्राम दिखाया गया था। अभी आपको मैं रिकैप में यहां पर एक डायग्राम दिखा दूंगा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या आया हुआ था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस का, कि टेस्टिस में क्या होता है, सर्कुलर क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरीके से होती है, ट्यूबुलर। और ट्रांसफर सेक्शन का जब आप फिगर देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देंगे, सर्कल दिखाई देंगे, किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जननिक उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम का एक अस्तर होता है। लाइनिंग ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एज पर द एंशिएंट कंसेप्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइनिंग लगी हुई है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, उनमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, यहां से आप बात को ध्यान सुनेंगे, वे सेल्स जिनसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसे हम पीजीसी बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। वे सेल्स, दैट सेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। एज पर द एंशिएंट कॉन्सेप्ट द पीजीसी डेवलप इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बट इन द मॉडर्न एरा हम क्या मानते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें, द पीजीसी इज डेवलप्ड आउटसाइड द गोनाड्स फ्रॉम द कॉडल एंडोडर्म। यानी कि जब किसी मेल का डेवलपमेंट उसके मां के गर्भाशय में हो रहा होता है, ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, जब उस डेवलपिंग एम्ब्रियो में टेस्टिस का डेवलपमेंट चल रहा होता है, उस समय प्राइमोर्डियल जर्म सेल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द प्राइमोर्डियल सेल कहां से होता है, उन टेस्टिस से बाहर कॉडल एंडोडर्म से होता है। फिर वो पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल ब्लड स्ट्रीम के साथ बहती हुई उन डेवलपिंग गोनाड्स के अंदर आ जाती है। तो यहां पर ओरिजिन के बारे में बात कर रहा हूं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बाद डिफरेंट कोडेड्स की कैटेगरीज में ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंट होता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं पाइसेस की। पाइसेस में एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एंडोडर्मल ओरिजिन है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल का डेवलपमेंट होता है। एविजो रेप्टाइल की जब बात करते हैं तो एविजो रेप्टाइल में एपिब्लास्ट से डेवलपमेंट होता है। अभी एपिब्लास्ट क्या है, ये आपके आने वाली वीडियोज में डिटेल में आएगा, यहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखेंगे। फिलहाल एपिब्लास्ट हो गया। मेमल्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, कॉडल एंडोडर्म। कॉडल का मतलब होता है टेल, यानी कि पूंछ होता है, पुच्छिया एंडोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। अब हम यह बात करते हैं कि शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कंप्लीट होता है। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझेंगे। ऐसे हम इसको दो स्टेज में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और फिर पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों क्या होते हैं पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। In the formation of spermatid, during this process, a primordial germ cell modified into the spermatid. And what is the spermatid? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्पर्मेटिड होता है, वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं होता है, तो उसको कैपेबल बनाने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस होता है, जिसमें क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड बन रहा है ना फर्स्ट स्टेज के अंदर, ये जो स्पर्मेटिड बन रहा है फर्स्ट स्टेज में, इस स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मैच्योर स्पर्म में। इन शॉर्ट इसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अगेन मैं यहां पर टाइटल लिख रहा हूं,
प्रोसीजर को शुरू करेंगे अभी। ओके, यहां पे टाइटल लिख देते हैं नंबर 1 स्टेप की बात, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। एग्जाम में स्पेशली ध्यान रखें, दो बातें ध्यान रखनी होती है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन अटेंड करते हैं एग्जाम में, तो आंसर का सीरियल नंबर अपने हिसाब से लगा देते हैं 1 2 3 4 5। आपको अच्छे मार्क्स आना है, पहला तो ये ध्यान रखें, आंसर का नंबर वही डालेंगे जो क्वेश्चन पेपर के अंदर नंबर डाल रखा है। चाहे आप अटेंड कोई भी ऐसा करें, अगर मान लेते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन नंबर को पहले अटेंड करना है तो आप कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखें आंसर नंबर 6 डालेंगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड कर रहे हैं और अपनी आंसर बुक में चूंकि वो पहला अटेंड कर रहे हैं इसलिए लिख देते हैं नंबर 1। उससे एग्जामिनर को आंसर बुक को चेक करने में प्रॉब्लम आती है और उससे आपके मार्क्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, जब कभी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं, आपने कॉपी में ऐसे आंसर कर रखा है, राइटिंग बिगाड़ रखी है, डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ है, आंसर बुक को चेक करने में बड़ी उलझन सी हो रही है, आपके नंबर फिर कम हो जाएंगे। आपकी आंसर बुक ऐसी हो जिसको जैसे ही एग्जामिनर खोले सीरियल नंबर एग्जैक्टली हो, राइटिंग आपकी सही हो, फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिकल हो और डायग्राम में मैक्सिमम लेबलिंग हो, ताकि आपको वो जो आंसर में लिखी हुई बात है वो सारी की सारी उस डायग्राम्स में आ जाए। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर के लिए भी आंसर बुक को चेक करना इजी रहता है, उनका हम ये कहेंगे साइकोलॉजिकली पॉजिटिव वे में रहते हैं, तो आपके मार्क्स है वो अधिक ऑब्टेन हो पाएंगे, अच्छे हो पाएंगे। तो दोनों चीजें आपको मेरे से समझनी है, अभी सब्जेक्ट को भी समझना है और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है उसको भी समझना है, और साथ में सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। देखिए, तो हमने कहा पहला स्टेज कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी मैंने ऑलरेडी आपको कहा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। तो पहले हम यहां पे सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं पीजीसी शॉर्ट में, एक बार तो मैं लिख देता हूं पूरा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, आगे आप हमेशा पीजीसी लिखो तो आप समझ जाना कि इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है पीजीसी, ओके, ये नाम हो गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है ना, ये है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, पीजीसी बोलते हैं। और ये डिप्लॉयड होती है, इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर ये है कि ये डिप्लॉयड है। देखिए, जो चीज आपको एग्जाम में लिखनी है वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले से, आपका जो डायग्राम है वही आंसर बन जाएगा, आपका डायग्राम है वही आंसर बन जाएगा, तो आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, पहले तो डायग्राम को लर्न करते हैं फिर उसके आंसर को लर्न करते हैं। जब आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाए कि उसी की आपने जब प्रैक्टिस कर लिया तो आंसर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखिए, तो हमने कहा एक तो होती है डिप्लॉयड नेचर की होती है। ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीजीसी का ओरिजिन किससे होता है, कोडल एंडोडर्म से होता है। अब यहां पे समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को भी हम 3 स्टेज में समझेंगे, मल्टीप्लाइकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, 3 स्टेज के अंदर हम समझेंगे। तो यहां पे एक बार के लिए मैं नाम लिख दूंगा, पहले से यहां पे डायग्राम बनता रहेगा वैसे वैसे। पहला स्टेज मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन फेज है, गुणन प्रावस्था बोलते हैं। गुणन, गुणन का मतलब क्या होता है, अगर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, अगेन मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणन हो गया। यहां पे सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। जब यहां सेल डिवीजन होगा तो 1 सेल से कितनी बन जाएगी, 2 सेल बनेगी, अगेन माइटोसिस होगा तो 2 सेल से क्या बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, सेल्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ द 2, यानी हम कहते हैं 2 की गुणा हो रही है। इसीलिए इस स्टेज का नाम जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रावस्था। देखिए क्या होगा, सब कुछ डायग्राम में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना आपको। हमने कहा इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, ये हमने कहा इसके अंदर होगा माइटोसिस। यहां पे हमने लिख दिया है ये 2 सेल बना दिए। साथ साथ में मैंने कहा पहले से आप डायग्राम को ध्यान रखते रहेंगे कि एग्जाम में डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं पहले से ही, इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन। यहां पे मैंने आपको कहा सेल डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। सम मींस समान, सूत्र का मतलब गुणसूत्र होता है। इक्वल क्रोमोसोम्स मींस ईच डॉटर सेल रिसीव नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर टू द मदर सेल। इक्वल क्रोमोसोम नाम हो गया समसूत्री
और इंग्लिश में क्या माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। आपने पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, नाम खुद ही बता रहा है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, समसूत्री, समसूत्र, गुणसूत्र समान, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स समान होंगे। अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब होता है हाफ, होता है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर बॉडी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, यहां मियोसिस बोलते हैं। इसका डिफरेंस है, अलग से हमने एक वीडियो बना रखी है, द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस, यू कैन वॉच। तो हमने कहा माइटोसिस हुआ, दो सेल बन गई। अब अंडरस्टूड है ना कि जब इसमें माइटोसिस हो रहा है और ये सेल डिप्लॉइड है, तो ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये भी कैसी होगी, डिप्लॉइड ही होगी। और ये क्या हो गया, एक से दो सेल बन गई है, मल्टीप्लाई ऑफ द टू हो गया। अगेन these cells enters into another mitosis division, or each cell produce to other daughter cells. By this process we receive total of 4 cells. These cells is called as the spermatogonia. यहां पे अगेन क्या हुआ है, अगेन यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। अगेन माइटोसिस हो रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है ना, सब कुछ डायग्राम में आएगा। यहां पे क्लास का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो चीज यहां पर लिखी जा रही है, डायग्राम में डिपिक्ट की जा रही है, उसी से ही आपको आंसर लिखना है, अलग से आंसर को लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 सेल बन गई है, अगेन किससे बनी है, माइटोसिस से हुई है, तो ये सेल्स भी कैसी होगी, अगेन डिप्लॉइड होगी। ये तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। डिप्लॉइड को हम बोलते हैं 2n, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2n, डिप्लॉइड कंडीशन है। और ये जो सेल्स बनी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर नाम लिखते हैं इसका। ये सेल्स क्या बनी है, स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर नाम आ गया है, ये होगी स्पर्मेटोगोनिया। क्रोमोसोमल कंपोजिशन की बात करें, पीजीसी कैसी होती है, पीजीसी डिप्लॉइड है, 2n है। उसके माइटोसिस हुआ, डिप्लॉइड सेल बनी, अगेन माइटोसिस हुआ, डिप्लॉइड बनी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल सेल्स कितनी बन गई, 4। तो सेल्स का क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। और इसके लिए आपको मैं यहां पे देखें, सब कुछ यही लिखना है, जो भी चीज बोली जा रही है या आपको आंसर में लिखनी है, उस सब कुछ इस डायग्राम में आ जाना चाहिए। तो यहां पर ये स्टेज कौन सी है, देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन और फेज गुणन प्रावस्था, इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था बोलते हैं, गुणा हो रही है। काम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे की स्टेज का नाम है ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। जब साइज बढ़ेगा उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ दो तरह की होती है, नंबर्स में ग्रोथ होती है और साइज में। यहां पर ये जो 4 सेल है ना, इनमें से कोई एक सेल अपना साइज बढ़ा लेगी, इनमें से, है ना। तो यहां पे देखिए मैं क्या लिख देता हूं, इनमें से मान लेते हैं, हमने कहा ये वाली सेल है, इसने अपना साइज बढ़ा दिया, ये हो गया, ऐसे साइज बढ़ गया है इसका, ये बन गई आकार में बड़ी हो गई है, ये एक बड़ी कोशिका बन गई है। और जब साइज बढ़ गया है तब इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। केवल साइज बढ़ा है, क्यों बढ़ा है उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो सेल है जिसका साइज बढ़ गया है, इसका नाम क्या है, आप याद रखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, स्पर्म बनाने वाली सेल, तो स्पर्मेटोसाइट हो गया। डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी लिखा प्राइमरी, आगे एक और नाम आएगा सेकेंडरी, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे साइज बढ़ा है और तो कुछ हुआ ही नहीं। जब केवल साइज बढ़ा है और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, तो ये अंडरस्टूड बात है। इसमें भी जेनेटिकल कंपोजिशन कौन सा होगा, जब ये चारों सेल्स डिप्लॉइड है तो ये सेल्स भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। 2n जब भी लिखा जाता है तो आप समझ जाएंगे कि सेल कौन सी है, डिप्लॉइड सेल होती है। रिलैक्स में पढ़ना है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं क्लास के अंदर, मुझसे वही बच्चा समझ सकता है जो समझना चाहता है। आप पढ़ना चाहेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लाइफ आपकी है
उसका डिसीजन आपको लेना है। तो रिलैक्स के अंदर पढ़ते हुए चले, क्लास में जो लिखाया जा रहा है उसको आप नोट करते हुए चले। जो भी बच्चे ऑफलाइन में हैं वो सब नोट करते हुए चले, और जो इस वीडियो को देखें वो तो वीडियो को रिपीटेशन करके देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने कहा सेल का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से इस स्टेज का नाम क्या हो गया, ग्रोथ फेज। तो यहां पे पहले में मैंने क्या लिखा था, पहले में लिखा था मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि वहां सेल्स का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, और अब क्या हो रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो यहां पे अपने नाम लिख देते हैं ग्रोथ, ग्रोथ फेज। ये होगी ग्रोथ फेज है, फेज भी लिख देना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये हो गई ग्रोथ फेज। अब साइज क्यों बढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो को वही रही है, वही न्यूक्लियस है, इसने न्यूट्रिशन को लिया, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके ये अपने साइज में बढ़ गई है। देखिए यहां पर हम डायरेक्ट रट लेते हैं, सोचने की बात है। सेल का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ा है, दोनों चीजें अलग अलग है। सेल का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का नहीं बढ़ा है। अब क्यों नहीं बढ़ा है ये बताने की क्या जरूरत है, सोचो। न्यूक्लियस का साइज कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल। जब न्यूक्लियस के अंदर ग्रोथ थोड़ी हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां भी 2n थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड कंडीशन, ये भी डिप्लॉयड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैं ह्यूमन की जब बात कर रहा हूं तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें भी कितने 46 है, पीजीसी में भी कितने थे 46 ही क्रोमोसोम्स है, यहां तक सारी स्टेजेस में 46 ही क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस में तो कोई चेंजेस हुई नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ रहा है। साइज किसका बढ़ा, साइटोप्लाज्म का, है ना, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया न्यूट्रिशन आने से। अब न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ ग्रहण करने से साइज बढ़ गया है। अब इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस ग्रोथ की जरूरत क्यों है अभी हम देखेंगे इसके अंदर। अभी इसमें होने वाला है आगे अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे, है ना। एक प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है इससे कितने बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सेल का साइज बढ़ा है फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, 4 हिस्सों में बराबर स्पर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में कम था, प्रॉपर मात्रा में नहीं रहता, न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलेगी, पोषक पदार्थों को लेके और सेल अपना साइज बढ़ा लेती है, ग्रोथ कर लेती है, इसलिए बोलते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डिप्लॉयड होती है। अब मैंने कहा इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में आपने पढ़ा हुआ है, हमारे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे। मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से पहले बन जाएगी 2 सेल, फिर होगा मियोसिस सेकंड, फिर 2 से बन जाएगी 4 सेल बन जाएगी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान से समझना है। अभी हम इसमें आगे शुरू करते हैं कैसे। तो हमने कहा कि अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा। देखिए हम डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं, यहां बना देते हैं, अपने 2 पार्ट बना लेते हैं। डिवीजन सब कुछ देखिए मैं यहीं पर लिखूंगा, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। यहां पर होगा मियोसिस, और मियोसिस में मैंने बताया 2 स्टेज होती है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स बनेगी, एक तो हो गई ये सेल, और ये वाली मैं बना देता हूं दूसरी सेल, ये बन गई है, 2 सेल्स बन गई है मियोसिस से, मियोसिस फर्स्ट। और इस मियोसिस फर्स्ट में एक क्या विशेषता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं हाफ मदर बॉडी से, मदर बॉडी से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, यानी इसमें कितने थे 46 क्रोमोसोम से, इसके हाफ हो गए, यानी कि कितने हो गए इसमें 23 क्रोमोसोम्स हो गए। 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं, और उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही सेल कैसी होगी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो गए, हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये हाफ हो गया, गुणसूत्रों की संख्या, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए हैं
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, रिडक्शन डिवीजन हो गया। और इस सेल का अब नाम क्या है, इस बड़ी वाली सेल का नाम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो नई सेल बनी है इन दोनों का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे इसका नाम लिख देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गई है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये बन गई है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई है। दोनों का नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। आधे हो गए। अब अगेन इन दोनों सेल में डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड जब होगा तो ये दोनों ही सेल कितनी सेल्स बना लेगी, दो सेल बना लेगी। ये दोनों सेल्स है दो सेल्स बना लेगी। ठीक है, यहां पर हमने ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये हो गई है टोटल सेल्स कितनी हो गई है, ये हो गई है 4। और ये डिवीजन कौन सा हुआ है, मियोसिस सेकंड। तो ये डिवीजन कौन सा हुआ है, मियोसिस सेकंड। जैसा ही मैंने कहा सब कुछ डायग्राम में ही लिखना है ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं करनी पड़े। इधर भी हुआ मियोसिस सेकंड और इसमें भी क्या हुआ है, मियोसिस सेकंड। इन सेल्स में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से 4 सेल्स बन गई। अब ये आपने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है कि जो मियोसिस सेकंड होता है माइटोसिस के समान ही होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब हाफ नहीं होंगे। यहां पे मैंने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46। बाय द मियोसिस फर्स्ट these secondary spermatocyte receive the half of the chromosomes from the primary spermatocyte. That's why secondary spermatocyte consisted of 23 chromosomes in each cell. And meiosis second is similar to the mitosis, समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसलिए इनमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। यहां पे जो ये सेल डेवलप हुई है इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये है स्पर्मेटिड्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक मैच्योर हो रही है, पीजीसी का मैच्योरेशन हो रहा है। इसलिए इस स्टेज का नाम क्या है, मैच्योरेशन फेज है। यहां पे अपने नाम लिख देते हैं कि ये कौन सी फेज है, ये है मैच्योरेशन फेज है, परिपक्वन प्रावस्था। तो जब कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहां पर लिख देंगे, पहला मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 मैंने बता दिया ग्रोथ फेज, और नंबर 3 पे क्या आ गया है, मैच्योरेशन फेज। जो चीज आपको आंसर में लिखनी है सारी की सारी यहां पर टेबल पर आ गई है। पूरा फ्लो चार्ट बन गया, डायग्राम भी आ गया, फ्लो चार्ट भी हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सभी को हमने इसमें लिख दिया है। ऐसे आप एग्जाम में इस तरीके से पूरा सिस्टम के साथ में जब आप लिख दोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी रहेगी। ये अभी तक कौन सा स्टेज हुई है, ये हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अभी स्पर्मियोजेनेसिस की बात नहीं की है मैंने। इस स्पर्मेटिड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। ये जो स्पर्मेटिड है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है, ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है 23 है। अब आप ये सोचो, थोड़ा सा सोचो कि स्पर्म को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करना है और फिर ओवरी तक पहुंचना है। उसके लिए उसको क्या चाहिएगा, मोमेंट की जरूरत है, लोकोमोशन की जरूरत है, गमन करने की जरूरत है। ये तो गोल है, स्फेरिकल सेल है, इसमें गमन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, लोकोमोशन और मोमेंट की कंडीशन नहीं है, इनकैपेबल है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। दूसरा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान ये क्या करेगी, फ्यूज होगी ओवम के साथ, अंडे के साथ। तो ये जो स्पर्मेटिड होती है ये इनकैपेबल टू पेंट्रेट ए एग या ओवम, किसी अंडे या अंडाणु में एंट्री करने में असमर्थ है। तो बहुत सारी इसमें क्या है, कमियां हैं, ये अभी इनकैपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए इस स्पर्मेटिड को मैच्योर स्पर्म में बदलना जरूरी है। तो इस स्पर्मेटिड को मैच्योर स्पर्म में जब बदलते हैं तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इन्हीं बातों को तो आपको समझना है।
आप वैसे ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आप पहले से पढ़ते आए हैं। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, हम अक्सर गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं पढ़ाई बहुत करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। और अक्सर मैंने ये एग्जाम में देखा है, स्पेशली कहूं मैं डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में, एग्जाम देखिए बच्चे बाहर आते हैं, पूछते हैं कितने क्वेश्चन हुए, सारा पेपर हो गया, मार्क्स आ रहे हैं 60%, 50% आ रहे हैं। जब सारे आपने क्वेश्चन अटेंड कर दिए फिर आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? उसके दो रीजन है, या तो आपका प्रेजेंटेशन गलत है या आपका कंटेंट गलत है, या आपको लर्न कर रखा था, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, आपके लिखने की स्पीड कम है तो आपका सारे क्वेश्चन आपसे अटेंड नहीं हो रहा, बाद में आपको सॉल्व करना पड़ गया। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाला मेथड, ये प्रेजेंटेशन का मेथड, इसमें क्या फायदा है, एग्जाम में जब आप इसको ड्रॉ कर देंगे लेबलिंग के साथ में, अब इसके आंसर को थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे तो दो फायदे मिलेंगे। एक तो दिखने में अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर को आंसर बुक चेक करने में आसानी है, फटाफट देख लेंगे यस ओके ओके ओके। क्योंकि एग्जामिनर को आपको ये नहीं देना नंबर ऑफ पेजेस कितने हो रहे हैं, एग्जामिनर को ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है उसको आपको नॉलेज है या नहीं है। तो डायग्राम सारा बता देगा, अभी बच्चा पढ़ने वाला है तो मार्क्स उसे क्या होंगे, आपके अच्छा आ जाएंगे। टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, आपकी राइटिंग बिगड़ेगी नहीं। इस तरीके से लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग नहीं बिगड़ेगी। और हैंडराइटिंग के लिए मैं आपको पहले ही बताता हूं, स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के या बोर्ड के एग्जामिनेशन के, जब आपको आंसर लिखना होता है तो आपके डायग्राम को और हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है और उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ पर बोर्ड पे देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, हमेशा जो स्कूल में आपको सिखाते हैं ना, छोटा लेटर छोटा होना चाहिए, वो यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर में ही है, और जो बड़ा लेटर होना चाहिए वो बड़ा ही होना चाहिए। उसी तरीके से डायग्राम जो ड्रॉ किए गए तो आप देखें एक सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट के साथ में, आप अपने अपने मालिक खुद बने, अपने ही आप इसलिए पढ़ेंगे कि पापा ने कहा है, आप इसलिए पढ़ेंगे कि टीचर ने कहा है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, साइंस नहीं समझ पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन तो ले पाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब आप खुद पढ़ना चाहेंगे, आपको ये एम क्लियर होगा कि आपने साइंस सब्जेक्ट को क्यों लिया है, तभी आपके अंदर वो साइंटिफिक थॉट जनरेट होगी ब्रेन के अंदर, और फिर आप अपने काम को बड़ा सिंसियरिटी से हाथ में काम करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको काम को करना है। तो अभी हमने कहा ये पहला स्टेज हो गया, कौन सा, फॉर्मेशन और स्पर्मेटिड। अभी हम टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस को। तभी आप देखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है। अगेन मैं बताता हूं, वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे। पहली वीडियो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप देखेंगे, उसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में आप पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन एंड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, तो वो समझ में आ जाएगा। फिर नंबर 3 पे आ जाएगा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, और उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सीक्वेंस में देखेंगे तो ही चीजें आपको समझ आ पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ये पूरी आपके दिमाग में स्क्रिप्ट ही नहीं बन पाएगी। और जैसे ये टॉपिक पूरा होता है, मैं हमेशा ही कहता हूं वीडियो के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या करना है, अगेन वीडियो को देखेंगे, कंफर्म आपसे हो जाएगा।